महाकुंभ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विवादास्पद बयान। विधानसभा में बोली मृत्यु कुंभ में बदल गया है महाकुंभ। ममता के विवादित बयान पर बीजेपी ने विरोध जाहिर किया। 20 फरवरी को सुबह 11 बजे रामलीला मैदान में होगा दिल्ली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। कल बताया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। बहुत ग्रैंड होने जा रहा है दिल्ली की नई सरकार का शपथ ग्रहण। दिल्ली के 1 लाख लोगों को बुलाने की तैयारी है। झुग्गी झोपड़ी के विस्तारक और झुग्गी प्रधानों के साथ संत समाज धर्म गुरुओं को भी न्योता भेजा जाएगा। 20 फरवरी को ही शपथ ग्रहण के बाद शाम को होगी दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक। अधिकारियों से 100 दिन का रोड मैप तैयार करने को कहा गया है। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस। राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को दी परमिशन। ईडी जल्द कर सकती है गिरफ्तार। यूपी में बजट सत्र के पहले दिन सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर करारा हमला। बोले अपने बच्चों को अंग्रेजी और गरीबों के बच्चों को उर्दू पढ़ाना चाहते हैं समाजवादी। उधर तेलंगाना सरकार ने रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटा पहले दफ्तर से छुट्टी देने का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने लगाया तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप। यूट्यूबर रणवीर अलावादिया की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अश्लील टिप्पणी पर फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा, आप लोगों के माता पिता कर रहे हैं, आप अपने माता पिता को बेइज्जत कर रहे हैं, आपके दिमाग में गंदगी भरी है। अयोध्या में भगदड़ की बड़ी साजिश नाकाम। राम मंदिर परिसर में उड़ रहे ड्रोन को मार गिराया गया। प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ाया गया था ड्रोन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर कांग्रेस नेता उदित राज का बहुत ही विवादित और भद्दा ओछा बयान। बोले मायावती का गला घोटने का टाइम आ गया है। तो मैं मानती हूं कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का आदर सम्मान करना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जहां संस्कृति सभ्यता अभी भी बरकरार है और वो हमेशा के लिए रखना है। सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। अपीचमेंट की पॉलिसी कांग्रेस सरकार को त्यागनी पड़ेगी। बहुत हो चुका। अनेक दशकों से आप मुस्लिम अपीचमेंट की पॉलिसी करके हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की आपने भरपूर कोशिश कर ली। कहीं भी कोई लैप्स नहीं है। बेवजह और जानबूझकर राहुल गांधी भ्रम पैदा करने वाला, आडंबर करने वाला बयान है। लोकतंत्र चुनाव निष्पक्ष होना ही नहीं चाहिए, निष्पक्ष होता हुआ दिखना भी चाहिए। और एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। रणवीर अलावादिया को तीसरा नोटिस चला गया है। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त मुझे मिल रही है। मुंबई पुलिस ने रणवीर अलावादिया को तीसरा नोटिस भेज दिया है। दरअसल हुआ था, पहले नोटिस के बाद रणवीर ने मुंबई पुलिस को उनके घर पर आकर पूछताछ के लिए कहा था। फिर रणवीर की इसी मांग को खारिज करते हुए मुंबई पुलिस ने उन्हें दूसरा नोटिस जारी किया। आज सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और अब यह खबर इस वक्त मुझे मिल रही है, तीसरा नोटिस चला गया है रणवीर अलावादिया को। एजेंसीज बहुत सख्त हैं, कार्रवाई कर रही हैं और रणवीर ने कोर्ट का रुख किया था और अब खबर आ रही है कि उन्हें तीसरा नोटिस भी भेज दिया गया है। लेकिन इस बदतमीज ब्रिगेड पर सुप्रीम कोर्ट किस तरह फायर हुआ ना आज, ये सबसे पहले बात करेंगे इसकी। Watch your parents have every day for the rest of your life. मुझे ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी जानकारी एक जगह पे इकट्ठा करने के बाद आगे की जो तपास भी पुलिस को करना है वो आसानी से कर पाएंगे। और दूसरी बात, आगे के जितने भी शो है और वो बंद किए जाए। तो मैं मानती हूं कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का आदर सम्मान करना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जहां संस्कृति सभ्यता अभी भी बरकरार है और वो हमेशा के लिए रखना है। मैंने भी वो एपिसोड देखा है। बहुत ही वाहियात, बहुत ही अजीबो किस्म की उसमें गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। जो भी है बहुत गलत है। आई डोंट एग्री इट एंड आई डोंट सपोर्ट इट ऑल्सो। जहां सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल है
वहां सेंसरशिप की सख्त जरूरत है, क्योंकि हमारी थाली में अब जहर परोसा जा रहा है। मेरी वजह से पूरा काम बंद हो गया। देखिए साहब, कुछ लोगों को शायद तरस आ रहा होगा इन लोगों पर, बदतमीज ब्रिगेड पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कोई तरस नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी फटकार लगाई है, शायद हाल फिलहाल किसी को इतनी कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की नहीं लगी होगी। रणवीर इलाहाबादिया की एफआईआर रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जो शब्द कहे हैं ना, वो मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। बदतमीज ब्रिगेड की जो क्लास लगाई है ना सुप्रीम कोर्ट ने, उसे ना सिर्फ रणवीर बल्कि अश्लीलता परोस रही पूरी गैंग को एक बहुत स्ट्रांग मैसेज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा, आपके दिमाग में गंदगी भरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोट अनकोट शब्द हैं। ये कहा है कोर्ट का जो कोट अनकोट है, आपके दिमाग में गंदगी भरी है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ऐसे व्यक्ति का पक्ष क्यों ले। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आपके दिमाग में गंदगी भरी है, अदालत ऐसे व्यक्ति का पक्ष क्यों ले। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर के अश्लील बयान को मानसिक विकृति से जोड़ दिया। दरअसल रणवीर इलाहाबादिया ने जो खुद पर एफआईआर हुई ना, उसको रद्द करने की मांग को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मतलब मानसिक विकृति से जोड़ दिया, और जो शब्द सुप्रीम कोर्ट ने कहे हैं वो मैंने आपको बताए हैं। हालांकि कोर्ट ने नहीं माना, एफआईआर रद्द नहीं की, बल्कि सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर की दो जजों की बेंच ने बहुत ही सख्त और तल्ख लहजे में रणवीर को ना एक तरीके से लताड़ लगाई। क्या कहा सुनिए। कोर्ट ने कहा साहब कि लगता है रणवीर इलाहाबादिया के दिमाग में गंदगी भरी है। ये देखिए, ये पढ़ते रहिए, मैं बोलता रहूंगा। रणवीर इलाहाबादिया के दिमाग में गंदगी भरी है, जो लोगों के माता पिता की बेइज्जती कर रहा है। रणवीर ने जिन शब्दों को चुना, उनसे माता पिता और बहनों के साथ ही पूरा समाज शर्मिंदा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शो के दौरान जो विकृति दिखाई गई ना, वो साबित करती है कि उनकी मानसिकता ही विकृत है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा व्यक्ति समाज को ना हल्के में ले रहा है और उसे लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति समाज को हल्के में ले रहा है, उसे लगता है वो कुछ भी कर सकता है। इस दौरान कोर्ट ने कई सवाल भी पूछा कि अगर ऐसा बयान अश्लीलता नहीं है तो फिर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा साहब कि ऐसा बयान ये अश्लीलता नहीं है तो फिर क्या है। आपको हर तरह की बात करने की छूट कैसे मिल गई। सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति की सहायता कोर्ट क्यों करे। कोर्ट ने बोला ये सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति की सहायता कोर्ट क्यों करे। वैसे आज कोर्ट के अंदर ये जो विवादित बयान, अश्लीलता वाला बयान था ना, वो भी चुराया हुआ था, उसकी भी पोल कोर्ट के अंदर खुल गई। कोर्ट ने कहा कि क्या कला के नाम पर आपको ऐसी भाषा इस्तेमाल करने का लाइसेंस मिल गया क्या। कोर्ट ने यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दुनिया में कोई एक शख्स बताइए साहब जो ऐसी भाषा को पसंद करेगा, कोई एक बताइए। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप तो हैरान हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रणवीर के वकील से पूछ लिया कि आप बताइए क्या आप आपत्तिजनक बयानों का बचाव कर रहे हैं। तो सोचिए रणवीर के वकील ने क्या कहा। रणवीर के वकील ने भी अपने आप मतलब उन्होंने कहा कि उसके बयान को ना सिर्फ अश्लील बताया, बल्कि कहा कि उन्हें खुद भी ऐसी भाषा से घिन आ रही है। सुनवाई के दौरान रणवीर के वकील ने जब जान से मारने की धमकी और जुबान काटने की धमकी का जिक्र किया कि रणवीर को यह स्टेटमेंट देने के बाद जान से मारने की धमकी जो गलत है, वो हम भी मानते हैं गलत है, कानूनी तरीके से जो होगा, लेकिन उन्होंने मामला उठाया कि साहब जान से मारने की धमकियां, जुबान काटने की धमकियां मिल रही हैं। कोर्ट ने जो कहा ना, वो मैंने आज से पहले नहीं सुना। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से आपको कुछ भी बोलकर चर्चा में आने का शौक है ना, हो सकता है धमकी देने वाले का भी शौक हो। कोर्ट ने कहा कि धमकी देने वाली भाषा आपसे बेहतर है। सोचिए सुप्रीम कोर्ट कितना स्ट्रिक्ट है कि धमकी देने वाले की भाषा आपसे बेहतर है, जिसे पढ़कर कम से कम कोई शर्मिंदा तो नहीं होगा। हाँ, कोर्ट ने इस कंसर्न को सीरियसली लिया कि जहां तक आपकी सुरक्षा का मामला है वो ध्यान स्टेट रखेगी। आप जाइए बात करिए, स्टेट आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड शायद करे, आप बात करिए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अपना काम करेगा कोर्ट, और उन्हें यकीन है कि अगर वो सुरक्षा की मांग करेंगे तो पुलिस उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएगी।
यही नहीं साहब, रणवीर के वकील ने उनके खिलाफ दर्ज केस को एक जगह लाने की मांग की कि सारी एफआईआर को क्लब कर दिया जाए, जिस पर कोर्ट ने असम और महाराष्ट्र पुलिस से जवाब मांगा है। कुल मिलाकर इसको ऐसे समझिए, निचोड़िए कि पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ लगाई है ना इस बदतमीज ब्रिगेड को, इस बदतमीज ब्रिगेड को जो फटकार लगाई है, रणवीर के बयानों पर फटकार जो लगाई है ना, वो पूरी अश्लीलता वाली जो गैंग है ना, उसके मुंह पर करारा तमाचा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में बड़ी राहत देते हुए रणवीर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, फटकार भी राहत भी, साथ ही आदेश दिया कि इस मामले में अब कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाए। अच्छा, मेरे साथ मुझे बताया जा रहा है विवेक अग्निहोत्री जो फिल्मकार हैं वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। विवेक अग्निहोत्री साहब, पूरा देश इनको सुनना चाहेगा, डेली फाइल्स जो है ना, वैक्सीन से लेकर सारी स्टोरीज। विवेक भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो एक आपका पोस्ट देख रहा था, बोले कह रहे हैं कि आप भी शायद इनके समर्थन में आ गए, आप बचाव कर रहे हैं कि कला को कोई नहीं हरा सकता, आप बचाव कर रहे हैं इनका, विवेक अग्निहोत्री जी। अब यानी अब मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ, यानी वो तो उनकी सोच है। मैंने जो वीडियो किया है उसका इससे कोई, वो अलग 4-5 लोगों का है, उनने एक अलग चीज़ बनाई है। और मैं हमेशा से, आप देखिए जब भी किसी कलाकार का निधन होता है, आप मेरे हमेशा देख लीजिए, मैं लिखता हूँ आर्टिस्ट नेवर डाई। मैं क्रिएटिव कॉन्शियसनेस को लेके एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाता हूँ, इसलिए मैं हमेशा ये मानता हूँ कि समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसका जवाब कलाकार लोग अगर अपनी कला से दें, कविता से दें, हास्य से दें, आप पत्रकार हैं आप पत्रकारिता से दें, ठीक है, लोग अपने अपने प्रोफेशन के मार्फत अगर दें तो आप सोसाइटी में एक ज्यादा अच्छा बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा विचार था उसके पीछे। कुछ लोगों ने गलत समझा, उन्हें ऐसा लगा कि मैं किसी का बहुत समर्थन कर रहा हूँ। उसके पहले मैंने कई पोस्ट भी लिखी हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाया है। नहीं तो फिर और जो आपका विचार क्या मैंने टेक है, उठाया बता दीजिए है, ना, लोगों अमन को भाई, शक वो हो रहा है ये कि आप इनके कि बचाव अगर में उतर Twitter रहे हैं। गाली गलौज करने के पैसे देगा, रिवॉर्ड करेगा, हाँ। यूट्यूब अगर इस तरह की बातें करने के लिए आपको करोड़ों में रुपए देगा, बोरी बोर भर भर के, अगर आपको इंस्टाग्राम अश्लीलता फैलाने के पैसा देगा, सॉफ्ट पोर्नोग्राफी का पैसा देगा, अगर रिवॉर्ड करेगा तो यंग जनरेशन करेगी तो करेगी क्या? कौन ऐसा है जिसको गाली देने के लिए अगर रोज $1,000 मिले और वो कह दे कि नहीं मैं नहीं दूंगा? इस पे ऊपर मैंने बहुत लिखा है। एक हमको हर लेवल पे सोचना पड़ेगा, ये एक कॉन्सिक्वेंस है। आप मुझे बताइए, जब बॉलीवुड की फिल्मों में अश्लील गाने आते हैं, डबल मीनिंग चीजें आती हैं, जब बॉलीवुड के एक्टर्स एक्ट्रेसेस सड़क पे अपने व्यवहार में और बिहेवियर का ऐसा प्रदर्शन करते हैं जो इतने करोड़ों लोगों को प्रभावित करते हैं, अश्लीलता दिखाते हैं, तो आप मुझे बताइए यंगर जनरेशन क्यों नहीं प्रभावित होगी? तो मेरा विचार हमेशा से ये रहा है कि कोर्ट अपना काम करे। जब इन लोगों के ऊपर एफआईआर लिख दी गई है तो कोर्ट और लॉ को अपना काम करना चाहिए। उसमें हम लोग घुस के और ज्यादा अगर इसमें आग लगाएंगे तो यंग लड़के, आप जानते हैं, आक्रोश तो है ना, गुस्सा तो है ना, हमेशा जिस व्यक्ति आग लगाने से ज्यादा आप एक ऐसा करिए ना, फिर आप बता दीजिए ना आपका टेक क्या है, आपका मंच है, बताइए क्या टेक है। लोगों को डाउट हो रहा है आप पर कि आप जो बताओ, आपका क्या टेक है इस अश्लील गैंग पर, बदतमीज ब्रिगेड पर, रणबीर पर, समय पर? आबादिया ने जो बोला, मैं बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करता। बहुत घिनौनी बात थी, बहुत गंदी बात थी। मैं तो ना तो मेरे सामने कोई करता है, ना मैंने किसी को सुना है करते हुए, लेकिन उसके लिए उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो मिलेगी भी। अगर आप जो सुप्रीम कोर्ट का मुझे अभी बता रहे थे, अगर वो मैंने देखा नहीं, मैं यूनिवर्सिटी में था पूरे दिन फंक्शन में, और डिटेल में पढ़ूंगा। अगर वो सत्य है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट अपना काम करे, मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं लॉ नहीं जानता, लेकिन सामाजिक लेवल पे मैं अपने लेवल पे उसका बहिष्कार कर सकता हूँ। इससे ज्यादा मैं स्वतः समाज में क्या कर सकता हूँ? एक स्टूडियो है जो उनको पैसे दे रहा है, वो प्रोग्राम बना रहे हैं, वो यूट्यूब में डाल रहे हैं, यूट्यूब उनको पैसा दे रहा है, कमर्शियल चेन है। अगर आपको तोड़ना है, इसे बंद करना है, तो इस कॉमर्स को बंद करिए। जब तक इस कॉमर्स को नहीं बंद करेंगे, अगर कॉमर्स फलता फूलता रहेगा तो और ज्यादा लोग आके इसमें शामिल होंगे। ये अब मुझे एक सवाल पूछता हूं मन भाई आपसे। कई साल पहले बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर, जो आज मेरे ख्याल से किंग ऑफ बॉलीवुड हैं, उन्होंने, और टॉप सुपरस्टार्स ने, इन लड़कों ने जो बातें कही हैं वो उन्होंने करके डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई थी। और इंडिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जितने बम्बई के बड़े लोग हैं, बैठ के ठाके मार रहे थे। तब तो सब लोगों ने कहा बड़ी कूल चीज़ है, उसी वक्त क्यों नहीं रोका गया? इससे भी ज़्यादा अश्लील था वो। आप अभी भी वीडियो उठा के देख सकते हैं, करेक्ट? क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े लोग थे, राइट? जो रणबीर ने किया है वो बिल्कुल गलत है। मैं अगर जज हूं तो मैं भी उसे कभी माफ नहीं करूंगा।
अच्छा जी, लेकिन ठीक है। किसी के पीछे इस हद तक पड़ जाना कि उसकी माँ को, उसके पिता को, घर वालों को लोग घुस घुस के तंग करें, मैं उसका भी समर्थन नहीं नहीं, ठीक करता। बात है, मेरी मतलब बिल्कुल नज़र ठीक में बात ये है भाई, भी वो गलत है। परिवार को टारगेट करना नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं मतलब मोटे तौर पर मॉरल पुलिसिंग गलत है, जो करना कानून अपना काम करेगा, मॉरल पुलिसिंग गलत है, वो सब नहीं होना चाहिए ना। नहीं, मैं मॉरल पुलिसिंग के भी अगेंस्ट नहीं। देखिए समाज, ये एक सामाजिक विषय है। समाज कितनी छूट देता है लोगों को, धीरे 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 चीजें बड़ी होती हैं। लेकिन आप किसी को जाके मारना, धमकी देना, मार डाल, उसके माँ के घर के क्लिनिक में घुसना। रणबीर अलाहाबादिया को अगर मेरे आप व्यक्तिगत विचार पूछे, रणबीर अलाहाबादिया जिस तरह के पॉडकास्ट करता है, उसके लिए ही पहले उसको बैन कर देना चाहिए। वो अंधविश्वास फैलाता है, वो टोने टुटके की बात करता है, वो हिंदू धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे लोगों को एक पॉप कल्चर बेचने की कोशिश करता है। मैं उसी के सबसे पहले अगेंस्ट हूँ। अच्छा जी, तो मैं तो, अगर मैं जज हूं तो मैं पहले उसी को सबसे पहले कहूंगा ये सब बकवास बंद करो। गाली गलौज तो बाद में आती है। लेकिन अगर मेरी ये प्रिंसिपल है तो मेरा ये भी प्रिंसिपल है कि उसके गुनाह की सजा आप उसकी माँ को नहीं दे सकते हैं कि आप उनके क्लिनिक में घुस के उन्हें धमकी दें, मारे। तो अगर कानून ने हाथ में ले लिया है, देखिए अमन भाई, आपको भी जब कैंसिल कर रहे थे मैं आपके साथ खड़ा था। मुझे जब लोग कैंसिल कर रहे थे आप भी मेरे साथ खड़े थे। किसी को पूरी तरह से ध्वस्त करने का अधिकार, खत्म करने का, नष्ट करने का अधिकार मेरे ख्याल से तो फिर मुझे वायरस तो की नहीं वैक्सीन है, बताइए ना। किसी और को आपकी आपकी एक फिल्म आई थी वैक्सीन स्टोरी, बहुत ही शानदार थी, मैं खुद आया था देखने, बहुत ही शानदार थी। तो फिर इस वायरस की वैक्सीन क्या है फिर? ये जो वायरस है ये तो बहुत गंदा वायरस है, खतरनाक, भरा पड़ा है डिजिटल, इसकी वैक्सीन क्या है फिर? इसकी वैक्सीन ये है कि आप जो ये इसका इकोनॉमिक मॉडल है इसको बंद करिए। यूट्यूब गाली गलौज, अंधविश्वास, भूत प्रेत, झूठ, नफरत, इन सब चीज का बोरी भर भर के पैसा देता है, जिसके पीछे सभी भाग रहे हैं। आप मुझे बताइए कौन नहीं भाग रहा है इसके पीछे? हदें अलग अलग हैं, लिमिट्स अलग अलग हैं, पर कर सब रहे। काइंड में हर कोई उसी में लगा हुआ है। आपने पॉडकास्ट सुने हैं? आप सुनिए तो एक बार। आप भोजपुरी गाने देखिए किस तरह के वहां पे आते हैं। शर्म से आपका मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, शर्म से सर नीचे हो जाएगा। तो जो सामने आ गया वो पकड़ लिया गया। आप इसका इकोनॉमिक मॉडल खत्म करिए। यूट्यूब ने भारत में एक ऐसी समस्या खड़ी कर दी है, क्योंकि हमारे एक बहुत बड़ी तादाद में पॉपुलेशन पढ़ी लिखी भी नहीं है, गरीब भी है, अनएम्प्लॉयड भी है। लोगों को टाइम पास के लिए एक ऐसी चीज मिल गई है जो समाज में द्वेष, क्लेश, कंफ्यूजन बढ़ा रही है। बस एक आखिरी सवाल है, मुझे पता है आपको जाना होगा। एक आखिरी सवाल विवेक जी, ये कि एक दूसरा पक्ष भी है इस पूरी बहस का कि एक जेनजी, मतलब सॉफ्ट कॉर्नर भी है इनको लेकर, थोड़ी सिंपैथी भी है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, 3-3 राज्यों की पुलिस और पता नहीं क्या क्या, जैसे नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो गया ये। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है थोड़ा इनको लेकर कि हाँ भाई एक डिमांड है, सप्लाई, मतलब वो कहते हैं कि साहब इस तरह के कंटेंट की डिमांड है तभी तो सप्लाई हो रही है ना। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, नहीं होती तो ये कहाँ होते। आज इतने बड़े सो कॉल्ड स्टार, यूथ आइकन, फॉलोअर देखिए करोड़ों, तो लोग देख रहे हैं, ऐसा कंटेंट सुन रहे हैं, तो फिर ये डिमांड, मतलब एक जेनजी का सॉफ्ट कॉर्नर भी है इनको लेकर। ये मेरा एक सवाल, बस जल्दी से आखिरी सवाल है आपसे। हाँ बिल्कुल, देखिए सेंसरशिप एक ऐसी चीज है, इसमें मुझे लगता है अगर आप आज स्टेट के हाथ में दे, स्टेट मतलब जुडिशरी हो चाहे पुलिस हो, अगर इन सबके हाथ में अगर आप छोड़ देंगे, स्वतंत्रता दे देंगे, तो देखिए ये ऐसी भंवर है जिसमें कोई बच नहीं सकता। आप देखिए कब से ये कम्युनिस्ट और ये इस्लामिस्ट थिंकिंग है जिसको कांग्रेस ने अपनाया था। मजरू सुल्तानपुरी साहब को नेहरू जी ने जेल में डाल दिया। ओके, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उनने उत्पल दत्त जैसे महान, बादल सरकार का नाटक कलोल, जो नेवल म्यूटनी हुई थी कलकत्ता में, 20 शो में उनको घसीट के ले जाके जेल के अंदर डाल दिया था। किशोर कुमार पे बैन लग गया था। भारत में आए दिन अगर आप ये स्वतंत्रता पुलिस और स्टेट को देंगे तो आप लिख के लीजिए, आज बहुत सारी जगहों पे ऑपोजिशन की सरकार है। आप मुझे बताइए, मैं बंगाल गया था, दिल्ली फाइल्स जो बंगाल चैप्टर बना रहा हूँ उसके रिसर्च के लिए। हमारी टीम को ममता जी की गवर्नमेंट ने कि पुलिस ने आके रोक दिया कि आप नहीं कर सकते, उनको होटल अरेस्ट कर दिया, उनके फोन छीन लिए 2 दिन तक। अच्छा, मेरा प्रोग्राम था भाषण का, वो कैंसिल करवा दिया उन लोगों ने। अब बताइए ये सब क्या है? मैं तो गाली गलौज भी नहीं करता हूं और मैं तो सत्य बात बोलने गया था वहां पे। तो सवाल ये है कि अब शिवसेना ने कंगना रनौत का घर तोड़वा दिया, मेरे घर पे पुलिस भेज के मुझे 20 सड़क पे 3 घंटे उन लोगों ने इंटेरोगेट किया था, और वो भी कोविड के वक्त में। तो जब स्टेट सरकारों को आप देंगी, अभी अजीत भारती जी एक पॉडकास्टर हैं, उनके यहाँ पता नहीं तमिलनाडु या कर्नाटक कहीं की पुलिस ने उनको भेजा, वो बेचारे परेशान होकर घूम रहे थे।
अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं, दूर लेकिन दूर से भेजेंगी एक और पकड़ने, सवाल, तो फिर तो विवेक जी, ये एक हम और लोग अदले सवाल। बदली में कुछ नहीं है, आज उनके साथ होगा, कल आपके साथ होगा, परसों नहीं, मेरे साथ। लेकिन विवेक जी, इन सब की तुलना बदतमीज ब्रिगेड से करना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। फिर तो आपसे फिर मेरी भी ना इत्तेफाकी होगी। ये बदतमीज ब्रिगेड अश्लीलता परोस रहे हैं, क्या क्या माता पिता, क्या क्या इन्होंने, इनसे तुलना थोड़ी ना करनी चाहिए। इन पर तो होना चाहिए ना एक्शन, एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। ये तुलना तो बेमानी होगी। विवेक अग्निहोत्री जी का आखिरी सवाल। तो मैं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं करता हूं। बहुत ही अभद्र बात की है रणवीर अलाहाबादिया ने। इतने मैं, अच्छा एक बात और अमन जी आपके प्रोग्राम के मार्फत से कहना चाहता हूं, मैंने बहुत दुनिया घूमी है, इतनी दुनिया घूमी है मैं आपको बता नहीं सकता हूं। विश्व के 99% सोसाइटीज में ये टॉलरेट नहीं होगा, वहां भी यही हाल होगा। भारत तो फिर भी लिबरल है काफी। अमेरिका जैसी कंट्री में चूंकि उनके फ्री स्पीच के लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि आप किसी को कुछ कह नहीं सकते, इसलिए वहां बच जाएंगे, वरना दुनिया की 90% कम्युनिटीज में इसको कोई टॉलरेट नहीं करेगा। ये बिना मतलब की बात है, यानी इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, बकवास करना है। तो मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए, दंड भी मिलना चाहिए, सबक भी मिलना चाहिए, लेकिन उनको धमकियां और जानलेवा हरकतें उनके साथ। बहुत अच्छी बात है विवेक जी, आपने क्लियर कर दिया कम से कम, क्योंकि अलग अलग तरह की बातें आपको लेकर भी कि आप इनके समर्थन में आ गए। चलिए, आपने भी स्पष्ट की अपनी बात। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक अग्निहोत्री, एक्सक्लूसिव हमारे साथ फिल्मकार। आप अपनी बात को रखा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर थोड़ी ना सब कुछ परोस सकते हैं, अश्लीलता परोसने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया विवेक अग्निहोत्री। उधर राहुल गांधी नाराज हो गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर आपत्ति राहुल गांधी जी को हो गई है। अगली खबर। राहुल गांधी को ये पता है कि वो आम इंसान नहीं है, सबको अपमानित करने का काम करता है। कहीं भी कोई लैप्स नहीं है, बेवजह और जानबूझकर राहुल गांधी भ्रम पैदा करने वाला, आडंबर करने वाला बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि न्यायालय का सम्मान करना चाहिए, और खास तौर से चुनाव आयोग को लेकर के लोगों के मन में जो लगातार प्रश्न उठ रहे हैं, उसके लिए भी जरूरी है कि एक निष्पक्ष चुनाव के लिए जो है वो कमेटी बने, जिससे कि विश्वसनीयता और बढ़ सके। ऐसे संस्थाओं को भी में भी राजनीति कर रहे हैं, और उसका उदाहरण भी देखने को मिला है कि अभी जितने चुनाव हुए हैं, चुनाव आयोग निष्पक्ष रहा नहीं है। As leader of the opposition, he has every right to dissent. That's why he is there. He is there to give a point of view. तीनों की मीटिंग के अंदर तय हुआ है, और जो मीटिंग का जो तय हुआ रिजल्ट है उसको बाहर बताया गया। उसी नाते से नए सीईसी आखिर पहले रिटायर हुए हैं, सीईसी तो नया कोई ना कोई बनना ही है। अब ज्ञानेश जी आए हैं, विवेक जी आए, उनसे उम्मीद होगी कि आर्टिकल 324 के तहत जो मनोभावना थी संविधान बनाने वालों की कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और लेवल प्लेइंग फील्ड, उस पे कायम रहे। लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष होना ही नहीं चाहिए, निष्पक्ष होता हुआ दिखना भी चाहिए। देखिए, उधर राहुल गांधी को नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर आपत्ति होगी। ये खबर को बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या हुआ है कि ज्ञानेश कुमार को देश का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। ठीक, 3 सदस्यों की कमेटी ने ज्ञानेश कुमार के नाम पर मोहर लगा दी है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, नेता विपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन, मतलब खुद राहुल गांधी शामिल थे। 3 सदस्यों की यह चयन समिति, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ज्ञानेश कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया। ठीक, जो अब कल कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। यहां तक आप समझ गए। देश को नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिल गया है ज्ञानेश कुमार। लेकिन कमेटी में शामिल नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी ने अब इस सिलेक्शन पर सवाल उठाते हुए इस नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बता दिया। राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनिए। राहुल गांधी के मुताबिक मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली समिति से भारत के सीजेआई को हटा दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस सिलेक्शन कमेटी में थे, अब नहीं है। यह एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो गया। ठीक, राहुल गांधी चाहते थे कि नियुक्ति को ना होल्ड पर डाल दिया जाए, जब तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी है इस मसले को लेकर, तब तक होल्ड कर दी जाए।
लेकिन क्या हुआ, राजीव कुमार जी जो अभी प्रेजेंट सीईसी हैं, उनका आज कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसलिए चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया। राहुल गांधी आपत्ति करते रहे, लेकिन ज्ञानेश कुमार नए सीईसी बन गए। दरअसल नियुक्ति के लिए बने नए कानून के तहत ना ये पहली नियुक्ति हुई है, पहली नियुक्ति। इस कानून के अनुसार जो पैनल नियुक्ति करता है उसमें प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक प्रतिनिधि और नेता विपक्ष एलओपी, ये 3 लोग मिलकर चुनाव आयुक्त नियुक्त करते हैं। ठीक, राष्ट्रपति को अनुशंसा करते हैं, फिर राष्ट्रपति इसको मानते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। मैंने बताया गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी ने मिलकर, राहुल गांधी भी थे, मिलकर एक नाम राष्ट्रपति को भेजा, जिस पर राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी। लेकिन राहुल गांधी ने इस नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताते हुए इस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ना होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि इस चयन समिति में सीजीआई को हटा दिया, वो गलत है और यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। तो सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या था? मतलब क्या वाकई सच में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश को वॉयलेट किया है? सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश क्या था और कैसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था बनाई थी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह व्यवस्था तब तक के लिए साहब जब तक संसद से सरकार कानून नहीं बना लेती है इसको लेकर, स्थायी व्यवस्था, तब तक के लिए। राहुल के आरोपों का ना पूरा फैक्ट चेक आज करेंगे, लेकिन पहले इस पूरे मामले को लेकर कौन क्या कह रहा है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आज की बहुत बड़ी खबर है, सुनिए। तो आपने क्या क्या किया है? आपने एक प्रकार से जो एक गरिमा है, जो एक आत्मा है, जो अक्षर से आगे होती है, जो उद्देश्य है, जो धारणा है गणतंत्र की, उसकी अवमानना ही नहीं की, उसको आपने एकदम नकार दिया है। सिर्फ किस लिए? 48 घंटे, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए? ये अगर ईगो नहीं तो क्या है? जो एक प्रोसीजर तय किया हुआ है उस प्रोसीजर के हिसाब से ही वो सब किया गया है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जी थे, हमारे लॉ मिनिस्टर थे और सब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी थे। तीनों की मीटिंग के अंदर तय हुआ है और जो मीटिंग का जो तय हुआ रिजल्ट है उसको बाहर बताया गया। उसी नाते से नए सीईसी आकर पहले रिटायर हुए हैं, सीईसी तो नया कोई ना कोई बनना ही है। ये असहज करता है लोकतंत्र के मिजाज के अनुरूप, पारदर्शी लोकतंत्र। बहरहाल अब ज्ञानेश जी आए हैं, एक विवेक जी आए हैं, उनसे उम्मीद होगी कि आर्टिकल 324 के तहत जो मनोभावना थी संविधान बनाने वालों की कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और लेवल प्लेइंग फील्ड, उस पे कायम रहे। तो राहुल गांधी को ये पता है कि वो आम इंसान नहीं है, सबको अपमानित करने का काम करते हैं, सबको। अब देखिए, ऐसा करेंगे, एक एक करके राहुल गांधी के दावों का ना एक फैक्ट चेक कर लेते हैं आपके लिए। राहुल गांधी ने पहला क्या कहा कि नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है। तो ऑर्डर क्या था, क्या वाकई उल्लंघन हुआ, वो समझिए। दरअसल मार्च 2023 में, बहुत ध्यान से समझिएगा, मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने देश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए ना एक पैनल का गठन कर दिया था। उस पैनल में सुप्रीम कोर्ट ने जो बनाया था, उस पैनल में प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखा गया था। यहां तक बात बिल्कुल ठीक है। हालांकि कोर्ट ने उस वक्त यही साफ कर दिया था कि ये चयन की ये व्यवस्था तब तक के लिए है जब तक सरकार संसद के जरिए इसको लेकर, अपॉइंटमेंट को लेकर कोई परमानेंट अरेंजमेंट नहीं कर देती है। अब चूंकि सरकार ने 2023 के दिसंबर में ही इसको लेकर एक स्थायी व्यवस्था कर दी, जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री की तरफ से नामित एक व्यक्ति कमेटी का सदस्य होगा जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा। इस मामले में वैसा ही हुआ है। ऐसे में हम यहां कह सकते हैं कि यह कहना कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर को वायलेट कर दिया, इफेक्चुअली गलत है राहुल गांधी जी। दूसरा, जो राहुल गांधी आज चुनाव आयुक्तों की चयन समिति को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं ना, और कह रहे हैं कि इसमें चीफ जस्टिस भी होने चाहिए, साहब वो खुद कांग्रेस पार्टी 2012 में इस सुझाव को वो खारिज कर चुके हैं। जब विपक्ष के सबसे बड़े नेता, इसको ध्यान से सुनिएगा, लाल कृष्ण आडवाणी ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए ना एक कॉलेजियम गठन की बात की थी। इसके लिए मनमोहन सिंह को लिखा भी था, जिसे कांग्रेस ने खारिज करते हुए
वीएस संपत को राष्ट्रपति के जरिए सीईसी नियुक्त करा लिया था। तब नेता विपक्ष भी नहीं था उस समिति में। सरकार ने बोल दिया, प्राइम मिनिस्टर ने, सरकार ने, तो राष्ट्रपति ने बना दिया सीईसी। आज तो नेता विपक्ष हैं। आज नेता विपक्ष राहुल गांधी खुद उस समिति का हिस्सा हैं जिसने नए सीईसी की नियुक्ति पर मोहर लगाई। नंबर 1। नंबर 2, इसको इस तरह से समझिए, यही नहीं, चुनाव आयोग की नियुक्ति की निष्पक्षता का जिक्र होते ही ना एक नवीन चावला प्रकरण सबको ध्यान में जरूर आता है। साहब, कोई नहीं भूल सकता जब 2009 में मुख्य चुनाव, इस प्रकरण को ध्यान से सुनिएगा, ये कोई नहीं भूल सकता जब 2009 में मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाला स्वामी जी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर नवीन चावला पर कांग्रेस के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए उन्हें चुनाव आयोग से निकालने की बात कही थी। देश में कांग्रेस की सरकार थी। क्या हुआ होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिख रहा है कि नवीन चावला को हटाओ, वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं चुनाव आयोग में। सोचिए, यह बात अलग है साहब, बाद में कांग्रेस ने उन्हीं नवीन चावला को 2009 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। क्या हुआ 2009 में? कांग्रेस जीत गई। उस वक्त बीजेपी ने भी नवीन चावला के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसमें नवीन चावला पर कांग्रेस को चुनाव की तारीखें लीक करने और कांग्रेस की इच्छा अनुसार चुनाव टालने का आरोप लगाया था। इसके अलावा और सुनिए, दरअसल में वो इतिहास का रियर व्यू मिरर होता है ना, जैसे गाड़ी में एक रियर व्यू मिरर होता है, तो उसी तरह वो आईना दिखा देता है कांग्रेस पार्टी को। जब कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर ज्ञान देती है। इसके अलावा चुनाव आयोग की नियुक्ति पर सवाल खड़े करके, जिस तरह कांग्रेस चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रही है ना, वो कांग्रेस खुद कई सीईसी को टिकट देकर चुनाव लड़वा चुकी है। बहुत सारे नाम है साहब, चाहे वो टीएन शेषन हो या फिर एमएस गिल। अबे आप जानते हैं साहब, एमएस गिल जिन्होंने बाद में कांग्रेस ज्वाइन की, सांसद से लेकर मंत्री भी बने। यही नहीं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता का एक सबसे बड़ा उदाहरण है साल 1991 का लोकसभा चुनाव भी है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। नियम क्या कहते हैं? अगर किसी सीट के किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए, दुखद मृत्यु, किसी सीट पर किसी उम्मीदवार की दुखद मृत्यु हो जाए, तो चुनाव आयोग उस सीट का चुनाव, सिर्फ उस सीट का चुनाव स्थगित कर देता है। उस सीट पर, सिर्फ उसी सीट पर नई तारीख का ऐलान करता है। लेकिन 1991 का कारनामा सुनिए। 1991 में चुनाव आयोग ने राजीव गांधी जी की दुखद मृत्यु, हत्या के बाद देश भर का ही चुनाव स्थगित कर दिया और नई तारीखों का ऐलान किया था। कई जानकारों ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा था, कई मुख्यमंत्रियों ने उस वक्त, कि सिर्फ एक सीट के लिए पूरे चुनाव को स्थगित कर देने का कोई नियम नहीं है। फिर राजीव जी की दुखद मृत्यु के बाद पूरे चुनाव को ही 3 सप्ताह 21 से 22 दिन टाल दिया गया। उस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन जी थे, जिनको बाद में कांग्रेस का टिकट मिला था, याद है? और वो आडवाणी जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। आरोप है कि राजीव गांधी जी की दुखद मृत्यु, हत्या के बाद चुनाव में देरी के लिए ना चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया गया ताकि सहानुभूति मिल सके। चुनाव स्थगित होने के बाद कांग्रेस ने देश भर में राजीव गांधी जी की अस्थियां लेकर यात्राएं की। चुनाव चल रहे उस समय चुनाव को स्थगित किया गया, फिर अस्थि यात्रा। फायदा कांग्रेस को मिला, चुनाव जीत गई। चुनाव आयोग की निष्पक्षता के सवाल पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वाक्य का जिक्र जो है वो कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, बात तेलंगाना की कर लेते हैं साहब। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को जो बड़ी राहत दे दी है, उस पर बवाल छिड़ गया है। जबरदस्त सियासत। पॉलिसी कांग्रेस सरकार को अब त्यागनी पड़ेगी। बहुत हो चुका। अनेक दशकों से आप मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी करके हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की आपने भरपूर कोशिश कर ली। केवल व केवल वोट बैंक की राजनीति की जा रही है और तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। अनेकों हिंदू फेस्टिवल होते हैं, लेकिन उन हिंदू फेस्टिवलों को अच्छे से करने के लिए भी तेलंगाना सरकार कोई सुविधा नहीं देती। That means we have to, as a country,
irrespective of the Hindu, Muslim, Christian or Sikh, Isai or anybody, we need to progress. This is a totally appeasement policy. देखिए, तेलंगाना की बात कर रहे हैं साहब, बड़ी खबर है। तेलंगाना में किसकी सरकार? कांग्रेस की। रेवंत रेड्डी वहां पर मुख्यमंत्री हैं। क्या हुआ है कि रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत देने का फैसला कर लिया कांग्रेस की सरकार ने। फैसले के मुताबिक राज्य के सभी मुस्लिम कर्मचारी 2 मार्च से 31 मार्च तक रमजान के दौरान 1 घंटा पहले ऑफिस से छुट्टी ले सकते हैं। 4 बजे अपना ऑफिस छोड़ सकते हैं मुस्लिम कर्मचारी। रमजान के महीने में तय समय से 1 घंटा पहले छुट्टी, जाओ ऑफर। मुस्लिम कर्मचारियों के लिए रमजान के दौरान रेवंत सरकार का यह गिफ्ट है। यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि मुस्लिम कर्मचारी शाम की नमाज अता कर सके। ठीक, बीजेपी तेलंगाना सरकार के, कांग्रेस सरकार के इस फैसले को मुस्लिम तुष्टीकरण वाला बता रही है। बीजेपी से अमित मालविया ने क्या लिखा कि तुष्टीकरण का कीड़ा तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को काट गया है। तुष्टीकरण का कीड़ा कांग्रेस सरकार को काट गया है, जिसने रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों के लिए काम के घंटे घटा दिए। जब हिंदू नवरात्रि के दौरान उपवास करते हैं तो उन्हें कभी भी ऐसी कोई रियायत नहीं दी जाती। यह फैसला किसी एक समुदाय की धार्मिक मान्यताओं के प्रति संवेदनशील होने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें महज वोट बैंक तक सीमित करने के बारे में है। इसका विरोध होना चाहिए, यह बीजेपी का पक्ष है। दरअसल आपत्ति रमजान में मुस्लिम समुदाय को राहत देने या काम में 1 घंटा कम आने पर नहीं है, कोई विवाद नहीं है। अगर साहब किसी के त्योहार पर किसी समुदाय को राहत मिलती है तो स्वागत होना चाहिए उसका, क्या प्रॉब्लम है? यहां सवाल इस चीज का है कि ये वाला ऑफर क्या सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए है? क्या ये राहत सिर्फ मुस्लिम कर्मचारियों के लिए या फिर दूसरे धर्म के लोगों के जब त्योहार या उनके भी त्योहारों के दौरान इस तरह की राहत क्या दी गई या दी जाएगी? क्या कांग्रेस ऐसा फैसला नवरात्रि पर या फिर किसी अन्य त्योहार पर लेगी? हिंदू छोड़िए, ईसाई समुदाय, सिख भाइयों के लिए भी उनके त्योहार पर काम के घंटे कम करने को लेकर क्या इस तरह की रियायत दी गई या दी जाएगी? मतलब आप इसको ऐसे समझिए, एक बार को कल्पना करिए कि अभी कुंभ चल रहा है। कुंभ के दौरान बीजेपी की कोई सरकार या योगी सरकार हिंदू कर्मचारियों के लिए इस तरह का छुट्टी वाला ऑफर लेकर आ जाए, मामला यूएन तक पहुंच जाएगा, बवाल हो जाएगा देश की सियासत में। हिंदुओं के लिए कुंभ चल रहा है। कुंभ के दौरान अगर किसी योगी सरकार या बीजेपी शासित किसी मुख्यमंत्री ने यह फैसला ले लिया कि हिंदू कर्मचारी 1 घंटा जल्दी जा सकते हैं, या किसी को कुंभ जाना है तो चलो 2 दिन छुट्टी ले सकते हो, उसकी सैलरी मिलेगी सरकारी कर्मचारियों, कोई इस तरह का फैसला हो जाए, मैं कह रहा हूं मामला यूएन तक पहुंच जाएगा, बवाल हो जाएगा देश के अंदर। खैर जो भी हो, लेकिन इस तरह का फैसला कोई पहली बार किया गया ऐसा नहीं है, कई बार हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बयान सुन लीजिए आप एक बार। एक केसीआर था जो हम उस केसीआर को 8वां निजाम कहते थे, लेकिन तेलंगाना की दुर्भाग्य देखिए, एक 9वां निजाम पैदा हो चुका है रेवंत रेड्डी के रूप में। चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तेलंगाना हो, जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार बनती है वहां पर इसी प्रकार के सर्कुलर मुसलमानों के लिए निकलते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई बेनिफिट नहीं, कोई फैसिलिटीज नहीं। रमजान के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण, क्या कभी राज्य सरकार ने नवरात्रि, दुर्गा पूजा, करवा चौथ या अभी जो 144 वर्ष बाद जो महाकुंभ चल रहा है, उस महाकुंभ की व्यवस्था में कभी कोई सुविधा शिविर भी लगाया? छुट्टी की तो बात अलग है। मुस्लिम अपीचमेंट की पॉलिसी कांग्रेस सरकार को अब त्यागनी पड़ेगी, बहुत हो चुका। देखिए, इस तरह का फैसला कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। अभी पिछले साल ही आरोप लगा था ना कि कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार सार्वजनिक कार्यों, ठेकों में, सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने पर विचार कर रही है। हालांकि बवाल हो गया था, फिर सीएम की सचिवालय की तरफ से आया था कि नहीं साहब ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। बवाल हो गया था, ठेकों में, सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण। 2022 में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या, दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों को रमजान में जल्दी छुट्टी देने का आदेश जारी किया था। विरोध हुआ, आदेश वापस हुआ। 2023 में बंगाल
सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने रमजान के दौरान मुस्लिम शिक्षकों और अन्य स्टाफ को जल्दी छुट्टी, जाओ। राजस्थान 2022, गहलोत जी तत्कालीन गहलोत सरकार में रमजान के महीने में कहा कि मुस्लिम इलाकों में बिजली ना कटे, बवाल हुआ था, वो भी शायद वापस लेना पड़ा था, तब बहुत बवाल हुआ। अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है, योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा हमला बोला है समाजवादी पार्टी पर। एक बड़ी खबर आ रही है, दरअसल उर्दू वाला जो विवाद जो चल रहा है उसको लेकर यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त तरीके से बरसे हैं योगी आदित्यनाथ। समाजवादियों का दोहरा चरित्र और बच्चों को, दूसरों के बच्चों को उर्दू पढ़ाना चाहती है समाजवादी पार्टी और अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते। एक बार सुना दीजिए क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने। और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर से इसको ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता है। और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर से इसको ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता है। और अब बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, कांग्रेस के सांसद रहे, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता उदित राज की, जिनके विवादित बयान पर पूरा बहुजन समाज गुस्से में है साहब। बहुत ही भद्दी ओछी टिप्पणी आज इन्होंने कर दी। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, सांसद रहे हैं, उदित राज की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। कांग्रेस नेता उदित राज वैसे तो उसी बहुजन समाज से आते हैं जिनके उत्थान की राजनीति में बीएसपी की मुखिया मायावती ने अपना पूरा जीवन खपा दिया साहब, जिन मायावती को यूपी की जनता ने 4 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया, 4 बार। कांग्रेस के नेता उदित राज ने उन मायावती का गला घोंट देने की बात खुलेआम कह दी। उदित राज ने कहा कि बीएसपी चीफ मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोंटा है, अब उनका गला घोंटने का टाइम आ गया है, मायावती का गला घोंटने का टाइम आ गया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उदित राज ने किसी के कहने पर यह बात बोली? क्या पार्टी की टॉप लीडरशिप की सहमति है उनके बयान से? वो इतनी बड़ी बात अपनी मर्जी से तो कह नहीं सकते हैं। उदित राज ये बयान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दिया, जिसके बाद बीएसपी का एक कार्यकर्ता, दलित समाज, बहुजन समाज भड़का हुआ है, गला घोंट देना चाहिए मायावती का। हालांकि देखिए, बयान पर विवाद मचने के बाद भी उदित राज अपनी बात पर अड़े हुए हैं, शायद पार्टी का संरक्षण उनको मिल रहा है। सुनिए, पूरा बयान सुनिए उदित राज का। कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है, वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। अब ये सीधे सीधे मायावती के खिलाफ जानलेवा धमकी दे दिया उदित राज ने, ऐसा बीएसपी के लोग बोल रहे हैं। उदित राज के बयान पर पलटवार करते हुए मायावती ने उन्हें दल बदलू, अवसरवादी, स्वार्थी बता दिया। मायावती ने लिखा कि कुछ दल बदलू, अवसरवादी, स्वार्थी दलित लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए अनर्गल बयानबाजी आदि करते रहते हैं। मतलब मायावती कह रही हैं कि अपने आकाओं को, क्या राहुल गांधी को खुश करने के लिए उन्होंने बहुजन समाज पे आने वाली मायावती के गला घोटने की बात करी। आगे उन्होंने कहा उनसे भी बहुजन समाज को सावधान रहने और उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि मायावती ने इसको बहुत हल्के कि इनको गंभीरता से मत लीजिए, क्योंकि वो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति मूवमेंट से अनभिज्ञ और अपरिचित है। लेकिन मायावती के इस रिएक्शन के बाद उनके भतीजे आकाश आनंद ने तो अल्टीमेटम दे दिया, सीधी वार्निंग दे दी, यूपी पुलिस से उनकी गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने क्या लिखा? आज उदित राज की भाषा में जिस तरह की धमकी है वो हम बहुजन मिशन के करोड़ों सिपाहियों को कतई बर्दाश्त नहीं है। ये चमचा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को का गला घोटने की धमकी दे रहा है। मैं यूपी पुलिस से साफ कहना चाहता हूं, 24 घंटे में गिरफ्तार कर कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, नहीं तो देश का बहुजन युवा चुप बैठने वाला नहीं है। सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है।
आकाश आनंद की चेतावनी पर जवाब देते हुए उदित राज ने कहा कि उनका बयान उनकी पार्टी यानी कि कांग्रेस का बयान नहीं है, इसलिए कांग्रेस का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है।